Hello everyone, welcome to Diwane EAC and Gate. I am Chandan Sharma and today we are going to talk about non-traditional machining. So we have already see some non-traditional machining and in thermal EDM is remaining. So today we are going to cover EDM. So what is the full form of EDM? It is electro discharge machining. Okay, so ये आपको याद रखना है. इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, डिस्चार्ज हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिस्चार्ज इन अ फॉर्म ऑफ स्पार्क. सो इसके अंदर उस टाइप से होता है. एंड मशीनिंग, सो मशीनिंग इज़ अ प्रोसेस. ओके, सबसे फर्स्ट जो आपको याद रखना है दैट इट इज़ एन आरसी सर्किट. आरसी मीन्स रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर सर्किट. ओके, रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर सर्किट. ये काफ़ी बार पूछा भी गया है, एक दो बार शायद. ओके, सो यहाँ पर जो वर्क पीस है उसको हम एनोड बनाएंगे एंड टूल को कैथोड बनाएंगे, जो कि जनरली हम करते हैं बिकॉज जो ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड पे ही होता है एंड मटेरियल रिमूवल ऑक्सीडेशन से ही होता है. एंड जो टूल है उसके ऊपर हम ऑक्सीडेशन नहीं चाहते, नहीं तो टूल भी आपका काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो, टूल का भी डिके होना स्टार्ट हो जाएगा. ओके, सो इसमें क्या होता है कि पहले हम कैपेसिटर, एज यू नो कैपेसिटर है, सो कैपेसिटर को हम चार्ज एंड डिस्चार्ज करते हैं. ओके, सो फर्स्ट हम उसको चार्जिंग करते हैं एंड व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, so the capacitor dissipates charge. This discharging of capacitor is a spontaneous process and as a result an electric spark is produced which result into melting and vaporization of the workpiece. Okay, so first we charge the capacitor. Capacitor here is our tool. So यहाँ पर जो हमारा tool होता है जनरली ग्रेफाइट एंड कॉपर का बना होता है. ओके, सो एज यू नो यहाँ पर दैट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर. सो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी and if there is an electricity, so tool and workpiece should be conductive. Okay, so यहाँ पर वो electrical conductive तो होना ही चाहिए. Okay, so this is a requirement. So let's see, this is an apparatus, general apparatus that we use. Okay, so here this is graphite plus copper tool. Okay, so this is tool, our tool. Then this is our workpiece. Okay, and this is a fixture on which workpiece is placed. Fixture or jig is will be there. Then we have a servo mechanism feed. What it does, it means take flush out the remains. Okay, take the dielectric medium. So here dielectric medium is kerosene. We will talk about the dielectric medium. What is dielectric medium? एंड दिस इज डायलैक्ट्रिक कंटेनर. सो यहाँ पर क्या होता है, डायलैक्ट्रिक जो लिक्विड है इन द फॉर्म ऑफ लाइक यहाँ पर हम केरोसिन यूज़ करते हैं, सो वो बाहर आता है. एंड देन जो डिब्रीज है उसमें जो यहाँ पर मटेरियल रिमूवल हुआ है उसको हम फ्लश आउट कर लेते हैं, फिल्टर कर फ्लश आउट करते हैं, देन उसको फिल्टर करते हैं, देन अगेन उसको हम पुट करते हैं. ओके, सो हम डायलैक्ट्रिक फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे, पहले उसके बारे में हम प्रोसेस देख लेते हैं कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्या होता है कि जो कैपेसिटर है जो कि इस टाइम पे हमारा टूल है उसको हम चार्ज करते हैं, देन यूजिंग पावर, then we discharge it. So when it discharges it produce spark. Okay, so sparks क्या होता है कि spark is spark के कारण काफ़ी हाई टेम्परेचर इंड्यूस होता है, जिसके कारण जो मटेरियल रिमूवल यहाँ पर होता है, यहाँ पर फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन से होता है. ओके, सो ये आपका प्रोसेस है, ये डायग्राम है. ये डायग्राम आपको याद रखना है अगर आप मेंस दे रहे हैं, एसएससी का मेंस या तो ईएसी का मेंस या अभी आईआरएमएस का मेंस देगा, तो ये डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी बार ईडीएम पूछ लिया जाता है. ओके, सो यहाँ पर अभी एमसीक्यू किस पर बन सकता है कि टूल किसका बनता है. ओके, सो ग्रेफाइट एंड कॉपर. देन इसको मैं ऐसे थोड़ा कर ग्रेफाइट एंड कॉपर. देन डाइलेक्ट्रिक कौन सा यूज़ होता है, केरोसिन. ओके, अब यहाँ पर काफ़ी लोग बोल सकते हैं कि सर केरोसिन यूज़ हो रहा है बट के वाई इट इज़ नॉट कैचिंग फायर, बिकॉज ऑक्सीजन इज़ नॉट प्रेजेंट, राइट. फॉर बर्निंग और फॉर फायर ऑक्सीजन इज़ अ कंपलसरी रिक्वायरमेंट. ऑक्सीजन है ही नहीं तो जलेगा कैसे, भले ही हाई टेम्परेचर है, ऑफकोर्स यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, केरोसिन भी है बट जल नहीं रहा है. सो इसका रीज़न यही है, ठीक है. एंड जो ये स्पार्क गैप है ये हम कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, जो टूल मोशन है, मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लीजिए अब इतना हो गया तो यहाँ पर टूल मोशन तो होगा ना, टूल नीचे आएगा क्योंकि हमको उसी तरीके से कट करना है. सो टूल मोशन कंट्रोल द स्पार्क गैप. अब स्पार्क गैप के ऊपर भी मटेरियल रिमूवल रेट करेगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो ये आपका हो गया सबसे फर्स्ट जो एक बेसिक है, आपको डायग्राम याद रखना है कि क्या होता है. ठीक है, तो यहाँ पर से दो क्वेश्चन आएंगे. फर्स्ट कि ये ग्रेफाइट एंड कॉपर टूल का होता है, देन डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन सा होता है, आपका केरोसिन होता है. ओके, देन जो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो ग्राफ पे आ सकते हैं कि मटेरियल रिमूवल रेट
कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज एन आरसी सर्किट, सो रेजिस्टेंस इज देयर एंड कैपेसिटर इज देयर. सो जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे आपका मटेरियल रिमूवल रेट कम होगा. ओके, और जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा. ओके, अब कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे मतलब कि जो डिस्चार्ज है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, मतलब कि जैसे जैसे कैपेसिटेंस बढ़ रहा है वो उतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा, एंड ड्यूरिंग द डिस्चार्ज द एनर्जी डिसिपेट इज हाई, ड्यू टू दैट द स्पार्क जनरेटेड इज फॉर long time and the temperature that will induce is also high, so material removal rate increase होगा. okay, then जो material removal rate है वो spark gap पे कैसे डिपेंड करता है. spark gap as you know, अगर ये हमारा टूल है, सॉरी वर्क पीस है, एंड ये बिल्कुल चिपका हुआ है टूल आके ऐसे, सो स्पार्क विल नॉट जनरेट. देयर इज शुड बी अ सर्टन डिस्टेंस जिसके लिए स्पार्क इंड्यूस होता है. जैसे कि आप इसमें पढ़ेंगे, वेल्डिंग में पढ़ते हैं कि स्पार्क गैप बहुत कम भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकता. अगर बहुत कम रहेगा तब भी वेल्डिंग जो है काफ़ी ख़राब होती है. एक ऑप्टिमम होता है डिस्टेंस जिसके ऊपर वेल्डिंग सही होती है एंड जो वेल्ड का सही यूज़ होता है. ओके, सो जैसे जैसे हम स्पार्क गैप इस डायग्राम से देखेंगे, जैसे जैसे हम स्पार्क गैप बढ़ाएंगे वैसे वैसे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा. ओके, एंड जैसे जैसे एक लेवल तक वो इंक्रीज़ होगा, फिर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वो कम होने लगता है. ओके, सो ये रिलेशन है और ये काफ़ी सिंपल है. काफ़ी जगहों पे आपने पढ़ा है कि फर्स्ट इंक्रीज़ होता है देन डिक्रीज़ होता है. सो ये एक छोटा सा रिलेशन है जो कि याद रखना है. तो 3 चीज़ों पे याद रखना है कि रेजिस्टेंस पे, कैपेसिटेंस पे एंड देन स्पार्क गैप पे कैसे मटेरियल रिमूवल रेट डिपेंड करता है. ओके, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट डायग्राम पे, सेकंड ग्राफ पे. थर्ड क्वेश्चन इसके ऊपर आता है कि डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड यूज़ क्यों करते हैं. सो द मेन रीज़न फॉर विच वी आर यूजिंग डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड इज फर्स्ट इट फ्लश आउट द चिप्स. चिप्स जो फॉर्म होता है क्रेटर के रूप में फॉर्म होता है यहाँ पर. ओके, जो चिप फॉर्मेशन होता है, ओके, मटेरियल रिमूवल इज इन द फॉर्म ऑफ क्रेटर. क्रेटर मीन्स स्मॉल स्मॉल चिप्स. ओके, सो फ्लश, सो वो जो फॉर्म हो रहे हैं उसको हमें फ्लश आउट करना पड़ेगा, नहीं तो जो हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो काफ़ी ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा एंड ख़राब हो जाएगा. सो उसकी एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं रहेगी. सो इट फ्लश आउट द चिप्स. इट ऑल्सो बिहेव एज अ कूलेंट. ऑफ कोर्स कूलेंट हमें चाहिए क्योंकि जो टेम्परेचर है जहाँ पर हमें मटेरियल रिमूव करना है, टेम्परेचर सिर्फ वहीं पर इंक्रीज़ होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी. राइट, सो बिहेव एज अ कूलेंट. नहीं तो जितना ज़्यादा जैसे वो जोन बनता है कि टेम्परेचर इफेक्टिव जोन कितना ज़्यादा है, वो जितना ज़्यादा रहेगा मटेरियल की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा चेंज होगी. ओके, जैसे आपने इसमें हीट ट्रीटमेंट इन मटेरियल साइंस में पढ़ा होगा. ओके, देन इट ऑल्सो इम्प्रूव द सरफेस फिनिश. सो ये आपको 3 चीज़ें याद रखनी है. फर्स्ट चिप रिमूवल, सेकंड कूलेंट एंड देन इम्प्रूव द सरफेस फिनिश. ओके, हेयर टूल एंड वर्क पीस इज कंडक्टिंग, जो मैंने आपको ऑलरेडी क्राइटेरिया बता दिया है. देन ये क्रेटर के फॉर्म में होता है. ओके, अब ये यूज़ कहाँ करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखा है. ओके, सो EDM इज़ यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग ब्लाइंड कैविटीज़. ओके, सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर होल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर बोथ. एंड मशीनिंग ऑफ डाइज, ये हमेशा याद रखिएगा. जहाँ पर भी मशीनिंग ऑफ डाइज आ गया एंड वो नॉन थर्मल मशीनिंग है तो एक ही आंसर होगा EDM, इसके अलावा और कोई आंसर नहीं है. ठीक है, अब इसके बाद इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि काफ़ी कम आते हैं. अगर आएगा तो गेट में आएगा, ES में नहीं आएगा क्योंकि इसके ऊपर रेस टू पावर में टर्म्स होते हैं. सो उसके अंदर हम देखते हैं. इसके अंदर 3 चीज़ें याद देखिए. जो VD है डिस्चार्जिंग वोल्टेज है, देन T1 है जो चार्जिंग टाइम है, एंड देन T2 जो है वो डिस्चार्जिंग टाइम है. ओके, सो फर्स्ट रिमेंबर जो T1 है चार्जिंग टाइम वो T2 से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है. ओके, और तो यहाँ पर जो डिस्चार्जिंग वोल्टेज लिखेंगे वो हम लिखते हैं V0 1 माइनस e टू द पावर माइनस T1 अपॉन RC. ये एक रिलेशन है, आपको याद रखना है. इसके पीछे ज़्यादा मत जाइए. अगर आपको पीछे जाना है तो ये फालतू में बहुत छोटे टॉपिक के लिए ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर जो V0 है मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो कितना प्रोड्यूस होगा वो है, एंड देन VD इज डिस्चार्जिंग वोल्टेज, और वो RC पे एंड टाइम पे डिपेंड करता है. ओके, ये RC तो कांस्टेंट हो गया, V0 कांस्टेंट है, तो टाइम पे कैसे डिपेंड करता है कि हाउ एज टाइम डिक्रीजेज, सॉरी टाइम इंक्रीजेज, तो VD कैसे चेंज होगा. ओके, देन एनर्जी ऑफ कैपेसिटिव सर्किट, ये तो सबको पता है, E इक्वल्स टू हाफ CV² होता है. ओके, सो ये आपका एनर्जी हो गया. देन जो पावर ऑफ कैपेसिटिव सर्किट है, पावर वो होता है एनर्जी अपॉन टाइम. राइट, सो यहाँ पर T1 प्लस T2 करेंगे. T1 आपको पता है चार्जिंग टाइम, T2 आपको पता है डिस्चार्जिंग टाइम, एंड एज वी नो T1 इज मच ग्रेटर देन T2, सो वी कैन राइट T1 प्लस T2 इज नियरली इक्वल्स टू T1. तो यहाँ पर E अपॉन T1 भी लिख सकते हैं. ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. जबकि ये जो है ये न्यूमेरिकल आप मेंस में आ सकता है अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस में दे रहे हैं तो.
ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत छोटा सा, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन मैक्सिमम पावर कंडीशंस निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू T1 एंड RC, तो आप पाएंगे कि जो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है, ओके, उसका एक T1/RC इक्वल्स टू 1.26 एंड VD की वैल्यू 0.716 V0 आती है। ओके, सो ये जब आप करेंगे, ये जो आपका ये आप होमवर्क ले सकते हैं कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए T1 के फॉर्म में, एंड देन इसको आप जो ये वाला इक्वेशन है VD इक्वल्स टू V0 1 माइनस e⁻ T1/RC, डिफ्रेंशिएट इट एंड इक्वेट इट्स टू 0। सो वहाँ पर जो कंडीशन आएगी वो आपके इसके फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि देखिए जो एनर्जी पावर है वो किस पर डिपेंड करना है, एनर्जी अपॉन टाइम, सॉरी पावर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको नहीं, एनर्जी आपको पता है कि हाफ CV² अपॉन T1, ठीक है। तो VD की जगह पर आप पुट क्या करेंगे, V0 1 माइनस e⁻ T1/RC इसका स्क्वायर अपॉन T1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू T1 क्योंकि वेरिएबल एक ही है T1, और उसके बाद आप जब देखेंगे कि यहाँ पर T1/RC की वैल्यू आपकी 1.26 आएगी, मैंने किया है, एंड VD की वैल्यू 0.716 V0 आएगी। तो ये आप करके देख सकते हैं, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल आए नहीं हैं ज़्यादा, और मतलब आने के जो चांसेस होते हैं वो भी ऐसे होते हैं काफ़ी छोटे न्यूमेरिकल है। जैसे आपको VD की वैल्यू दे दी जाएगी, या तो फिर बोला जाएगा कि जो VD है वो मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए है, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, ओके, एंड C दे दिया जाएगा एंड R दे दिया जाएगा, C एंड R दिया है और V0 दे दिया, तो आप VD फाइंड कर सकते हैं, एंड टाइम या वहाँ से T1 फाइंड कर सकते हैं, या T1 दे दिया जाएगा तो वहाँ से हम VD फाइंड कर सकते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो T1 की वैल्यू होती है वो मिली सेकेंड्स में आती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है यहाँ पर, ओके। सो ये जो होता है कि कई बार पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में कि जो T1 है वो किस रेंज में होता है, सो मिली सेकेंड्स में होता है, ओके, 2 मिली सेकेंड, 10 मिली सेकेंड, समथिंग लाइक दिस। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिली सेकेंड्स भी इसके लिए बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज करता है उस चीज़ को, ओके। सो चार्जिंग डिस्चार्जिंग T1 इज़ ग्रेटर दैन T2, ओके। सो अगर T1 ही पॉइंट ऐसे 2 मिली सेकेंड से 5 मिली सेकेंड से, तो सोचिए T2 कितना कम होगा, कितनी जल्दी वो चीज़ डिस्चार्ज हो रही है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। एंड यहाँ पर जो ये आपका कैपेसिटर भी होगा, कैपेसिटर की जो आपको पता है कैपेसिटर का जो यूनिट होता है फैराड होता है, तो माइक्रो फैराड्स में होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, ओके। सो ये यूनिट आप वैसे याद नहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल अगर आपको समझना है कि कितना पावरफुल है, कि हम कितना पावरफुल कैपेसिटर यूज़ करते हैं, सो माइक्रो फैराड्स में होते हैं, ओके। सो ये टॉपिक हम यहाँ पर आज ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए एंड कोरोना से सेफ रहिए और एंजॉय कीजिए इस प्रोसेस को, ओके, बाय।